हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं लेकर आई हूँ पॉलिटी के पीवाईक्यू। पॉलिटी के पीवाईक्यू से पॉलिटी के क्वेश्चन का आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इससे आपका प्रॉपर टॉपिक भी कवर होता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन आ रहा है तो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। तो इससे क्या आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे पहले थे सुकुमार सेन। और अभी करंट जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है? वो है ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त क्या एक संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? तो चुनाव आयोग के बारे में संविधान में वर्णन है, इसलिए चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। कहां पर है? आर्टिकल 324 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो क्या करेगा? चुनाव से रिलेटेड जितने भी काम है वो चुनाव आयोग ही देखेगा। ये किसका किसका इलेक्शन कराता है? तो ये किसका इलेक्शन कराता है? ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है, इसके अलावा लोकसभा का और विधानसभा का और राज्यसभा का। ये सारे इलेक्शन किसके द्वारा कराए जाते हैं? ये सारे इलेक्शन जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा एक और निर्वाचन आयोग है, वो है राज्य का निर्वाचन आयोग। जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो स्थानीय निकायों के जितने भी इलेक्शन होते हैं उसी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। राज्य निकाय आयोग के बारे में कहां पर इंफॉर्मेशन है? तो उसके बारे में आर्टिकल 243I में इंफॉर्मेशन है। तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है। क्या? राज्य चुनाव आयोग। और अगर देखें भारत का चुनाव आयोग तो वो तो संवैधानिक संस्था है ही, जिसका आर्टिकल कौन सा है? 324। तो अभी क्या है कि जो चुनाव आयोग होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो चुनाव आयोग होता है उसमें अभी करंटली कितने? 3 सदस्यीय निकाय है। 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। तो अब ये पहले क्या था? क्या शुरू से ऐसा है? तो जो शुरू से आ रहा था तो वो सिंगल एक सदस्यीय निकाय था। जब शुरू से आ रहा है तो कितना था? एक सदस्यीय निकाय था। उसके बाद 1989 में इसको क्या कर दिया गया? इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। और कब तक रहा ये? 1990 तक रहा, 3 सदस्यीय निकाय रहा। उसके बाद 1990 में फिर से इसको क्या कर दिया गया? सिंगल बॉडी निकाय बना दिया गया, मतलब एक पर्सन का निकाय। अब एक पर्सन में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। 1993 तक ये क्या रहा? सिंगल बॉडी मेंबर रहा। फिर 1993 में दोबारा से क्या कर दिया गया? 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। और अभी तक करंट में वर्तमान स्थिति क्या है कि 3 सदस्यीय आयोग है। 3 सदस्य इसमें होते हैं। पहला होता है मुख्य चुनाव आयोग और 2 होते हैं चुनाव आयोग। क्लियर हुआ आपको? अब इनकी एज क्या हो सकती है? तो इनकी एज होना चाहिए मैक्सिमम 65 ईयर्स या फिर 6 साल। कितने साल रहते हैं? 6 साल या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स। अपनी एज के 65 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो इनका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है? मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति। क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर ये इनको हटाना हुआ, अगर इनको हटाना है किसी भी तरीके से, जिसे महाभियोग बोलते हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि महाभियोग जो वर्ड है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है संविधान में, और कहीं पर भी महाभियोग वर्ड किसी और सदस्य के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो अगर इनको हटाना है किसको? चुनाव आयुक्त को, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी? ध्यान रखना है, स्पेशल बहुमत से, विशेष बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश निम्नलिखित को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर क्या कर सकता है? अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी
न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसीलिए उनको जो पत्र लिखेंगे वो किसको लिखेंगे? राष्ट्रपति को लिखेंगे, अगर उनको अपने पद से रिजाइन देना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता होती क्या है? तो संघीय विशेषता में क्या होता है कि राज्य का और केंद्र के बीच संविधान के अकॉर्डिंग शक्तियों का बंटवारा होता है, कि राज्य अपना शासन अलग चलाएगा, केंद्र अपना शासन अलग चलाएगा संविधान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली विशेषता क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। दूसरा क्या ऑप्शन होता है? पूरी तरह से लिखित संविधान, लिखित और कठोर संविधान। लिखित तो होता ही है, कठोर संविधान भी होता है, इजीली उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और एकल नागरिकता ये नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता। और संविधान की सर्वोच्चता के अलावा दोहरी द्विशासन जिसे बोलते हैं, दोहरा शासन। कैसे शासन हो गया दोहरा? एक राज्य में होगा और एक होगा केंद्र का शासन, इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो एकल नागरिकता संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया गया? मूल संरचना सिद्धांत मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वाला कौन सा है? गोपालन बनाम मद्रास राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। तो ये है, ये कब का केस है? 1973 का। यही राइट हो जाएगा। इसने क्या स्ट्रक्चर, इसने क्या दिया था सिद्धांत? इसने ये सिद्धांत दिया कि मौलिक अधिकारों में प्लस प्रस्तावना में बदलाव तो हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। उसकी जो मूल संरचना है उस पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन विदेशियों के लिए नहीं? अब ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को मिले हुए? तो ध्यान रखना है, ऐसे 5 अधिकार हैं जो केवल किसको मिले हुए हैं? भारतीयों को मिले हुए हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं मिले हुए। कौन कौन सा है? 15, 16, 19, 29, 30। ये जो अधिकार हैं ये किसको मिले हुए हैं? केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए, विदेशियों को नहीं मिले। अब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सी हो गई? 19। कानून के समक्ष समानता कौन सा है? 14। अल्पसंख्यकों का अधिकार आर्टिकल 30, जीवन। और ये अल्पसंख्यकों अधिकार से मतलब 29 और 30 दोनों ही हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार से रिलेटेड, और 29 और 30 दोनों ही यहाँ पर हैं, क्योंकि अपनी संस्थाएं भी बना सकते हैं तो अपना प्रचार भी कर सकते हैं। तो ये अल्पसंख्यक से रिलेटेड दोनों ही हैं, 29 और 30। तो 19 में क्या दिया गया? आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किसको मिला हुआ है? ये देख लो, यहाँ पर आया हुआ है, और ये वाला भी यहाँ पर आया हुआ है, दोनों ही। कौन सा? जीवन। तो ये 21 और 14 ये नहीं है। तो अब पूछा क्या जा रहा है? मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन विदेशियों के लिए नहीं। तो विदेशियों के लिए कौन से नहीं है? पहला और तीसरा, ये विदेशियों के लिए नहीं है। अब पहला तीसरा कहां पर? पहले में ही दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कब, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की एक लिमिट तय की गई 15% की, कि टोटल सदस्य का कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए मंत्री परिषद, टोटल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो। तो ये कब की गई? सबसे पहले क्या, ये संविधान संशोधन है 91, दूसरा है 92 और तीसरा है 93। तो 91 कब हुआ था? 2003 में। और 92 कब हुआ था? ये भी हुआ था 2003 में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। ये किसके द्वारा तय की गई? 15% वाली जो लिमिट लगाई गई वो किसके द्वारा लगाई गई? 91 संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई। कि जो 91 संविधान संशोधन है इसके माध्यम से जो लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा और साथ में विधानसभा भी है, इनके जो मंत्री परिषद या मंत्री, केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनकी जो लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यों के लिए क्या डिसाइड किया गया था? 12,
15% तो डिसाइड किया ही गया, इसके अलावा ये भी कहा गया कि मिनिमम 12 तो होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, 52वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि इसी के माध्यम से टोटल जो भाषाएं सबसे लास्ट जो भाषा में अमेंडमेंट हुआ था, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं ऐड की गई थी लास्ट 4, वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं ऐड की गई थी? 4 भाषाएं। एक थी BDMS, बी का मतलब क्या होता है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये भाषाएं कब ऐड की गई? 2003 में ऐड की गई 92 संविधान संशोधन के द्वारा। और इन भाषाओं को मिलाकर टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दी गई है। इसके बाद आता है 93 अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। इसके द्वारा क्या किया गया? तो जो आर्टिकल 15 है उसमें एक क्लॉज 5 जोड़ा गया। ये क्लॉज 5 क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो व्यावसायिक एजुकेशनल ही देते हों, उन चाहे वो प्राइवेट हो या हो गवर्नमेंट, दोनों में ही आरक्षण मिलेगा। यहाँ आरक्षण की बात की गई थी, किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो ये आर्टिकल 5 ऐड किया गया था यहाँ पर। क्लॉज मतलब आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या था? ए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ऐसा जरूरी नहीं कि यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में ही पूछा जाएगा। पॉलिटी का जो सेक्शन होता है वो हर एग्जाम में देखा जाता है, इसकी जो वेटेज रहती है वो ज्यादा रहती है। तो संविधान सभा कब गठन हुआ था? 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। किसकी? संविधान सभा की। इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिंह जी। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अब क्या पूछा क्या जा रहा है? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। कौन थे? BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, टोटल मेंबर कितने थे? तो इसके जो टोटल मेंबर थे वो थे 389, जिसमें 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 ये टोटल थे और 15 महिलाएं थी। जब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो यहाँ पर कितने रह गए? 299 रह गए। ये भी ध्यान रखना। तो इसका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। KM मुंशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो अब आ गया है प्रारूप समिति के बारे में। पहले इसको देख लेते हैं, प्रारूप समिति कब बनी और कितने सदस्य थे, उसके बाद में क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी क्या है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। टोटल कितने मेंबर थे? टोटल थे 7 मेंबर, अध्यक्ष को मिलाकर। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के लिए क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आने वाले टाइम में पूरे चांसेस है कि इससे आपका क्वेश्चन बन जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब टोटल कितने और मेंबर कितने थे? 6। इनको मिलाकर 7 थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनको मिलाकर कितने थे, या फिर इनको अध्यक्ष के बिना कितने मेंबर थे। तो इनको मिलाकर 7 थे, वैसे कितने थे? 6 थे। अब उन 6 में सबसे पहले क्या नाम दे रखा है? N गोपालास्वामी, एक मेंबर ये थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे मेंबर ये थे। तीसरे मेंबर KM मुंशी, क्या नाम है? KM मुंशी। और चौथे मेंबर कौन से थे? M सादुल्ला। ये याद रखने हैं आपको। पहला मेंबर N गोपालास्वामी, दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और तीसरे कौन से थे? KM मुंशी, और चौथे कौन से थे? M सादुल्ला। इसके बाद पांचवे थे BL मित्र। कौन थे? BL मित्र। और छठे कौन से थे? TP खेतान। कितने मेंबर थे? पहले ये थे N गोपालास्वामी 1, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर 2, तीसरे थे KM मुंशी, चौथे थे M सादुल्ला,
पांचवें थे बीएल मित्र और छठे थे डीपी खेतान। बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टीटी कृष्णमाचारी कौन थे, तो यहाँ पर ये बात और याद रखनी है कि बीएल मित्र की बाद में स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस वजह से उनकी जगह पर आए थे बीएन माधवराव। कौन आए थे? माधवराव। और जो डीपी खेतान थे इनकी डेथ हो गई थी कब? 1948 में। तो कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी। ये ध्यान रखना है आपको। टोटल मेंबर कितने थे? 6 थे। एक अध्यक्ष थे, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 7। लेकिन अब यहाँ पर नाम अगर आप देखोगे तो 8 और 9, टोटल 9 नाम दिख रहे हैं। तो कैसे थे 9 नाम? 9 नाम ऐसे थे क्योंकि एक सदस्य की क्या हो गई थी? बीमारी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और दूसरे उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। इस वजह से दूसरे मेंबर टी कृष्णमाचारी आए थे। तो इस वजह से ये नाम भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आप लगाएंगे तो ध्यान से लगाना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो एक तो यही थे, दूसरे ये थे, सरदार पटेल जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा कहां पर दिया हुआ है? तीसरे सी में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति का महाभियोग बहुमत के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन जब भी महाभियोग की बात आएगी तो एक बात याद रखनी है। सबसे पहले तो महाभियोग जो वर्ड है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया गया है। दूसरी बात, इसको महाभियोग का जो प्रक्रिया शुरू होगी उसको शुरू करने से पहले क्या करना होगा? एक नोटिस देना होगा। कितने दिन का नोटिस देना होगा? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन महाभियोग लगेगा कैसे, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी? तो पहले तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। 7 दिन नहीं होगा, 14 दिन राइट आंसर है, 21 दिन नहीं होगा, 30 दिन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या मिल गया? बी, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? विशेष बहुमत के द्वारा होगी। विशेष बहुमत, कौन सा वाला विशेष बहुमत? कुल सदस्य संख्या का। कितने सदस्य का? कुल सदस्य संख्या का 2/3। कुल सदस्य संख्या कितनी? 2/3 चाहिए। तो सबसे टफ यही होता है बहुमत। इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। कौन सा वाला विशेष बहुमत? कुल सदस्य संख्या का 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा, चाहे वो ये आर्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो अनुसूची से रिलेटेड हो, चाहे ये पूछा जाए कि पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके लिए जो त्रिस्तरीय मांग की गई थी, त्रिस्तर की, वो किसने की थी? तो जहां पर BN राव नाम है उनका। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 32 नहीं होगा, आर्टिकल 40 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल और दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 32। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? उपचार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? रेमेडीज दी गई हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? जिन्हें रिट्स का नाम दिया गया है। इसके बाद क्या है? आर्टिकल 48 कहां पर दिया गया है? ध्यान रखना है, 48 नीति निर्देशक तत्व है, और 51 ये भी नीति निर्देशक तत्व है। 51 में क्या बताया गया है? 51 में बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। और यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कृषि और पशुपालन की बात कही गई है। कृषि और पशुपालन की बात कही गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्राम पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नाम निर्देशित किया जा सकता है यदि उनकी राय में यह है कि समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो आज की डेट में ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। क्यों हो जाता है इनवैलिड? इनवैलिड इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है उसको समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया? एक संशोधन हुआ था संविधान में, 104वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से क्या किया गया था? इसके माध्यम से पहला तो SC और SC की जो सीटें होती हैं लोकसभा और विधानसभा में, उन सीटों का जो आरक्षण है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया। दूसरा क्या हुआ था? दूसरा ये हुआ था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के
प्रतिनिधित्व हुआ करता था लोकसभा और विधानसभा में, उसको क्या कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है आज की डेट में, बट फिर भी जान लेते हैं। आर्टिकल कौन सा था इससे रिलेटेड, आर्टिकल था 331, आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड। और लोकसभा में 2 सीटों का प्रावधान था कि 2 सीटें राष्ट्रपति क्या करते थे, नाम निर्देशित कर सकते थे कि किन सदस्यों को बनाना है, लेकिन अभी ये क्या कर दिया गया, इनवैलिड है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है 104वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था क्या, एससी और एसटी का सीटों का आरक्षण, कहाँ, लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, या फिर ये भी पूछा जा सकता है अभी ये जो 331 है ये किससे रिलेटेड था। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पर गया था डी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज समिति संस्था से जुड़ी नहीं है। पहली समिति है PVN राव समिति, दूसरी है LM सिंघवी समिति, तीसरी है अशोक मेहता समिति, और लास्ट है बलवंत राय मेहता समिति। तो पहली समिति ही आंसर है कि जो पहली समिति है वो पंचायत से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो LM सिंघवी है ये पंचायत से रिलेटेड है। इसका कब गठन हुआ था, 1986 को, और अशोक मेहता समिति 1977 में, और LM सिंघवी 1957 में। ये ध्यान रखना। लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो समिति गठित की गई थी ये गरीबी उन्मूलन के लिए गठित की गई थी, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।